नमस्कार। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के खजाने से एक बहुत ही दिलचस्प मोती निकालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात करेंगे उन तरल चीजों की जो हमारी जिंदगी का मतलब रोज का हिस्सा है। हाँ। पानी, दूध, गन्ने का रस, तेल और हाँ, मदिरा भी। हम्म। स्रोत है हमारा अष्टांग हृदयम, सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, द्रव्य विज्ञानियम। जी। तो हमारा मकसद क्या है? इन रोजमर्रा के तरल पदार्थों के जो आयुर्वेदिक गुण हैं, हाँ, उनको सरल, दिलचस्प तरीके से समझना। सही है। ये सिर्फ प्यास बुझाने या कह लीजिए पेट भरने की चीजें नहीं हैं। जैसा आयुर्वेद कहता है, पानियम प्राणिनाम प्राणः, हाँ, पानी ही प्राणियों का प्राण है। पानी ही प्राण है। हाँ, लेकिन कौन सा पानी, कब पीना है, कैसे पीना है, यही जानना तो जरूरी है ना? बिल्कुल। आयुर्वेद हर चीज को उसके गुणधर्म, मतलब उसका रस यानी स्वाद, वीर्य यानी तासीर, ठंडी या गर्म, हाँ। विपाक यानी पाचन के बाद उसका क्या असर होता है, और प्रभाव, मतलब उसका कोई खास काम, अच्छा। इसी आधार पर परखता है। तो आज हम इन तरल पदार्थों के इन्हीं रहस्यों को एक तरह से खोलेंगे। ताकि हम समझ सकें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या, कब और कैसे फायदेमंद है। जी हाँ। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। शुरुआत करते हैं जीवन के आधार से, जल यानी तोय वर्ग। जल। पानी तो पानी है, अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन आयुर्वेद बारिश के पानी को, जिसे दिव्य जल या गांग अंबु कहा गया है, उसे अमृत समान मानता है, अमृतोपम। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जब ये बरसता है तो ये सबसे शुद्ध रूप में होता है। जीवन देने वाला मतलब जीवन, तृप्त करने वाला तर्पणम, अच्छा। हृदय के लिए अच्छा है हृदयम, बुद्धि बढ़ाने वाला बुद्धि प्रबोधनम, हल्का है लघु, और शीतल, ये सब गुण उसमें होते हैं। लेकिन इसमें कोई पेंच भी है? हाँ, बिल्कुल, एक बड़ा बेंच है। ये तो उसकी एक क्षमता है। असलियत में, मतलब जमीन पर आने के बाद उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कब बरसा, कहाँ गिरा। उसकी कहानी बदल जाती है। हाँ, एक तरह से। एक कसौटी भी बताई गई है इसे परखने की, कि चांदी के बर्तन में रखे चावल पर अगर शुद्ध गांगम्बू डालें तो वो भीगते या बदरंग नहीं होते। जी, ये एक पहचान बताई है। लेकिन ये भी कहा है कि हर बारिश का पानी पीने लायक नहीं होता, खासकर समुद्र के पास का। हाँ, समुद्री जल, उसे केवल आश्विन मास मतलब शरद ऋतु में ही ठीक माना गया है। और कौन सा पानी है जो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? आयुर्वेद साफ मना करता है, जैसे कीचड़ वाला पानी, जिसमें काई हो, पत्ते हो, जो ढका ना हो, रुका हुआ हो, जिसमें कीड़े वगैरह हो, जो बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म हो, या फिर बेमौसम की बारिश का पानी। इन सबको न पिबेत कहा है, पीना ही नहीं चाहिए। नदियों के पानी का क्या? आजकल तो हालत खराब है नदियों की, पर आयुर्वेद का नजरिया क्या था? देखिए, सिद्धांत ये है कि नदी का स्रोत और उसका बहाव ये महत्वपूर्ण है। अच्छा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तेज बहाव वाली, साफ पानी वाली, वो अच्छी मानी जाती हैं। हम्म। हिमालय से निकली नदियां पत्थे हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी। जी। लेकिन अगर पानी रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो वही पानी रोग पैदा कर सकता है। जैसे कृमि रोग या फील पांव, जिसे श्लीपद कहते हैं। अच्छा। अलग अलग पहाड़ों से निकली नदियों के पानी के असर भी अलग बताए हैं। ये उस इलाके की मिट्टी, वनस्पतियों का प्रभाव दिखाता है। और कुएं, तालाब वगैरह का पानी जो आज भी कई गांवों में इस्तेमाल होता है? हाँ, उनका पानी भी क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे जांगल देश मतलब सूखा प्रदेश, वहां का पानी हल्का होता है। अनूप देश यानी दलदली इलाका, वहां का भारी। और पहाड़ी इलाके, शैल देश का और भी हल्का। तो मूल बात वही है, पानी कहाँ से आ रहा है बिल्कुल। और इसका माहौल कैसा है। बिल्कुल, वैसे ही उसके गुण होंगे। खाने के साथ पानी पीने का भी एक बड़ा सवाल रहता है, कब पिएं, कितना पिएं? संतुलित रखता है, सम। अच्छा। भोजन के आखिर में मतलब अंत में पीने से मोटापा आ सकता है, स्थूलता। ओ। और भोजन से पहले पीने से दुबलापन, कृशता। ऐसा क्यों? इसका कारण पाचन अग्नि, जठराग्नि से जुड़ा है। पहले पीने से अग्नि मंद हो जाती है और बाद में पीने से कफ बढ़ता है, जो पाचन धीमा कर सकता है और मोटापा ला सकता है। ये तो बहुत ही काम की बात है। अब ठंडे और गर्म पानी के फायदों में क्या फर्क है? देखिए, शीतल जल मतलब सामान्य तापमान का या थोड़ा ठंडा पानी, हाँ। वो हैंगओवर यानी मदात्य, थकान, बेहोशी, उल्टी, प्यास, शरीर की गर्मी, पित्त की अधिकता, खून की खराबी या विष के प्रभाव को कम करने में फायदेमंद है। ठीक है। और गर्म पानी? उष्ण जल यानी गर्म पानी, वो भूख बढ़ाने यानी दीपन और पाचन में मदद करता है। गले के लिए अच्छा है, पचने में हल्का है, लघु है। अच्छा। और मूत्राशय यानी बस्ती की सफाई करता है।
ये हिचकी, पेट फूलना, आदमान जिसे कहते हैं, वात और कफ से जुड़े रोगों में, जैसे नए बुखार में, खांसी जुकाम में फायदेमंद है। और जो पानी उबालकर ठंडा कर लेते हैं, क्वथित शीतल जल, हाँ, उबालने से पानी हल्का हो जाता है और ठंडा होने पर वो पित्त को शांत करता है। तो पित्त वालों के लिए अच्छा हुआ? बिल्कुल, पित्त के रोगों में अच्छा है, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। क्या? अगर ये पानी रात भर रखा रह जाए, मतलब बासी हो जाए, तो ये त्रिदोष कारक बन जाता है। अरे, मतलब वात, पित्त, कफ तीनों को बिगाड़ सकता है। जी हाँ, इसलिए ताज़ा उबालकर ठंडा किया हुआ ही पीना चाहिए। और आजकल का जो ट्रेंड है नारियल पानी, हाँ, इसका क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद इसे स्निग्ध, मतलब थोड़ा चिकना, मीठा, बलवर्धक यानी वृक्ष, शीतल, हल्का, प्यास, पित्त और वात को शांत करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, दीपन और मूत्राशय के लिए अच्छा, बस्ती शोधक मानता है। तो पानी की ये बातें तो बहुत दिलचस्प हैं। अब पानी के बाद दूसरा सबसे अहम तरल आता है दूध। तो अब चलते हैं क्षीर वर्ग की ओर। जी, क्षीर वर्ग। दूध के बारे में आयुर्वेद की आम राय क्या है? मतलब सामान्य गुण। सामान्य तौर पर दूध स्वाद में और पचने के बाद मीठा होता है, स्वादुपाकर्षम, हाँ। चिकना होता है, स्निग्ध, ओज बढ़ाने वाला, ओजस्यम, शरीर की धातुओं को पोषण देता है, धातुवर्धनम, वात और पित्त को शांत करता है, बलवर्धक है, वृष्य, कफ बढ़ाने वाला है, श्लेष्मलम। अच्छा, कफ बढ़ाता है। हाँ, और पचने में भारी है, गुरु, और तासीर में ठंडा, शीतल। ये इसके सामान्य गुण हैं। लेकिन ये सामान्य गुण है, इसका मतलब अपवाद भी होंगे? बिल्कुल, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है कि वो इतनी बारीकियों पर ध्यान देता है। सही कहा। देखिए, मुख्य बात यह है कि दूध सिर्फ दूध नहीं होता, उसका स्रोत क्या है, मतलब किस जानवर का है। हाँ। गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। अच्छा, जैसे गाय का दूध, उसे तो बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, गव्य क्षीर उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जीवन देने वाला है, जीवनीय, और बुढ़ापे को रोकने वाला, रसायन, एंटी एजिंग जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये चोट या कमजोरी में क्षत क्षीण जिसे कहते हैं, बुद्धि यानी मेधा, बल, और माँ के दूध स्तन्य को बढ़ाने वाला है। और भैंस का दूध? भैंस का दूध गाय के दूध से ज्यादा भारी होता है, गरिया, और अधिक ठंडा भी। तो ये किसके लिए अच्छा है? जिनकी पाचन शक्ति बहुत तेज हो, अत्यग्नि, या जिन्हें नींद कम आती हो, अनिद्रा, उनके लिए ये बेहतर है। और बकरी का दूध? कहते वो हल्का होता है। हाँ, हल्का माना जाता है। आयुर्वेद इसका कारण बकरी की जीवन शैली को मानता है। वो कैसे? बकरी कम पानी पीती है, काफी उछल कूद करती है, मतलब फिजिकली एक्टिव रहती है, और कड़वी कसेली चीजें खाती है। अच्छा। इसी वजह से उसका दूध पचने में हल्का होता है, और टीबी यानी शोष, बुखार, सांस की तकलीफ, नक्सीर फूटना यानी रक्तपित्त, दस्त यानी अतिसार, इन रोगों में फायदेमंद है। ऊंटनी, भेड़, हथनी के दूध का भी जिक्र है। हाँ, उनके भी खास गुण बताए हैं। जैसे ऊंटनी का दूध पेट फूलने, आना, कृमि, सूजन, शोफ में, भेड़ का दूध वात रोगों में, हथनी का दूध शरीर को मजबूती देने वाला। और माँ का दूध, मानुषंपयः, उसका भी कोई औषधीय प्रयोग है? हाँ, उसका प्रयोग आंखों के रोगों में डालने के लिए, तर्पण, आशोतन या नाक में डालने के लिए नस्यढ़ी रूप में बताया गया है, वातपित्त रक्त विकारों में। एक और जरूरी बात, शायद कच्चा और उबला दूध। हाँ, कच्चा दूध पचने में भारी होता है, जबकि उबालने से वो हल्का हो जाता है। और वो जो कहते हैं धारोष्ण दूध। हाँ, धारोष्ण दूध मतलब थन से निकालते ही तुरंत बिना ठंडा या गर्म किए जो गुनगुना दूध होता है, उसे तो अमृत समान कहा गया है। वाह! अब दूध से बनने वाली चीजें भी कम महत्वपूर्ण नहीं, दही की बात करते हैं। दही यानी दधी, ये स्वाद और पाचन के बाद खट्टा होता है, अम्ल पाकरसम। ये ग्राही है, मतलब मल को बांधता है। अच्छा, कब्ज कर सकता है। हाँ, अगर ज्यादा खाया जाए। ये पचने में भारी है, गुरु, तासीर में गर्म है, उष्ण वीर्य, और वात को कम करता है। ये चर्बी यानी मेद, शुक्र, बल, कफ, पित्त, खून, पाचन शक्ति यानी अग्नि, और सूजन यानी शोफ को बढ़ाता है। तो फिर ये फायदेमंद कब है? ये भूख न लगना, अरुचि, पुराने बुखार, विषम ज्वर, जुकाम यानी पीनस, पेशाब में रुकावट यानी मूत्र कृच्छ्र में उपयोगी है। लेकिन दही के साथ आयुर्वेद बहुत सारी चेतावनियां देता है। ऐसा क्यों है कि जो चीज फायदेमंद है उसके लिए इतने नियम? देखिए, यही मुख्य बात है।
दही फायदेमंद तो है, पर भारी और गर्म होने के कारण अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए हाँ। तो ये शरीर के सूक्ष्म स्रोतों मतलब चैनल्स में रुकावट पैदा कर सकता है और दोषों को बिगाड़ सकता है। अच्छा। इसीलिए नियम है, रात में ना खाएं, गर्म करके ना खाएं, वसंत, गर्मी, शरद ऋतु में रोज ना खाएं। रोज भी नहीं? नहीं, इन ऋतुओं में रोज नहीं। और बिना मूंग दाल के सूप, शहद, घी, शक्कर या आंवले के नहीं खाना चाहिए। और आधा जमा दही? वो भी मना है, मंद दही। गलत तरीके से खाने पर बुखार, खून बहने की समस्या जैसे रक्तपित्त, त्वचा रोग जैसे विसर्प, कुष्ठ हो सकते हैं। बाप रे! तो दही के भारीपन और गर्मी का तोड़ क्या है? कोई उपाय है? बिल्कुल है, वो है छाछ यानी तक्र। दही को मथ कर मक्खन निकालकर जो बनता है। अच्छा, छाछ। हाँ, तक्र पचने में हल्की है, लघु, स्वाद में कसेली खट्टी, भूख बढ़ाने वाली है, दीपन और कफ वात नाशक है। ये तो बहुत फायदेमंद लगती है। बहुत ज्यादा। ये सूजन, पेट के रोग, बवासीर यानी अर्श, पाचन की गड़बड़ी जैसे गृहिणी रोग, पेशाब में रुकावट, अरुचि, घी ज्यादा खाने से हुई तकलीफ, गर्विश, खून की कमी यानी पांडु, इन सब में बहुत फायदेमंद है। इसे तो पृथ्वी पर देवताओं के लिए अमृत तक कहा गया है। वाह! और दही का पानी, मस्तु? वो भी छाछ जैसे गुणों वाला और हल्का होता है, स्रोतों को साफ करता है और वात, पित्त, रक्त दोषों में हितकर है। और घी, घृत? उसे तो सभी चिकनाइयों में श्रेष्ठ कहा गया है, स्नेहानाम उत्तमम। घी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बुद्धि यानी धी, याददाश्त यानी स्मृति, मेधा यानी समझने की शक्ति, पाचन शक्ति यानी अग्नि, बल, आयु, शुक्र और आंखों के लिए उत्तम है। आंखों के लिए भी? हाँ, आंखों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये वात पित्त को शांत करता है, विष के प्रभाव को कम करता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है, वयस्थापन। और घी की एक खास बात है, संस्कार। ये क्या होता है? हाँ, ये घी की सबसे अद्भुत क्षमता है। जब घी को औषधियों के साथ एक विशेष विधि से पकाया जाता है, मतलब संस्कारित किया जाता है, अच्छा। तो ये उन औषधियों के गुणों को अपने अंदर सोख लेता है और हजारों गुना शक्तिशाली सहस्र वीर्यम और हजारों काम करने वाला कर्म सहस्रकृत बन जाता है। मतलब साधारण घी भी अच्छा है, पर संस्कारित घी एक तरह से दवा बन जाता है। बिल्कुल सही। पुराना घी भी बहुत कीमती माना जाता है, कहते हैं। बिल्कुल। 10 साल या उससे भी ज्यादा पुराना घी, पुराणम घृतम, जी। वो नशा यानी मद, मिर्गी यानी अपस्मार, बेहोशी, सिर, कान, आंख के पुराने रोग और खासकर पुराने घावों को भरने में लाजवाब माना गया है। ये घावों की सफाई भी करता है, शोधन, और उसे भरता भी है, रोपण। अच्छा, और पनीर, छेना वगैरह, किलाट, कूर्चिका? हाँ, ये बल तो देते हैं, पर भारी होते हैं, विष्ठम भी, मतलब कब्ज कर सकते हैं और दोषों को बढ़ाते हैं। तो दूध वर्ग का सार ये हुआ कि गाय का दूध और घी सर्वश्रेष्ठ है और हर दूध और उससे बनी चीज के अपने गुण दोष है और प्रयोग का सही तरीका जानना जरूरी है। एकदम सही। अब चलते हैं मिठास की ओर। इक्षु वर्ग यानी गन्ना समूह। हाँ, इक्षु वर्ग। गन्ने का रस तो गर्मियों में खूब पिया जाता है। आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में? गन्ने का रस, इक्षु रस, स्वभाव से दस्तावर है सर, भारी है, गुरु, चिकना है, स्निग्ध, शरीर को पोषण देता है, ब्रहण, कफ और मूत्र को बढ़ाता है, बलवर्धक है, वृष्य, ठंडा है, शीतल और खून वाले पित्त, रक्त पित्त को शांत करता है। लेकिन यहाँ भी कोई जरूरी बात है ध्यान रखने लायक? हाँ, एक जरूरी चेतावनी है। मशीन से निकाला गया रस, यांत्रिक रस, वो पचने के बाद जलन पैदा कर सकता है, विदाही, और रुकावट कर सकता है, विष्टम भी। ऐसा क्यों? मशीन से निकालने में क्या दिक्कत है? ज्यादातर तो वही पीते हैं। क्योंकि मशीन से पेरने में गर्मी पैदा होती है, रगड़ से, उससे रस के गुण बदल जाते हैं। अच्छा। साथ ही अक्सर सफाई की कमी होती है और गन्ने के आगे पीछे के जो कम गुण वाले हिस्से होते हैं वो भी पीरे जाते हैं। हाथ से या पारंपरिक तरीके से निकाला रस बेहतर माना गया है। गन्ने की किस्मों में भी फर्क होता होगा? हाँ, पौंडरक जो सफेद गन्ना होता है उसे सबसे अच्छा माना है। इसके उत्पादों में देखें तो राब, फाणत सबसे भारी है और त्रिदोष बढ़ाने वाली है। और गुड़? गुड़ यानी गुड़, उसमें पुराना गुड़ दिल के लिए अच्छा, हृदय और पथ्य है, जबकि नया गुड़ कफ और पाचन की कमजोरी, अग्निमांद्य करता है। तो पुराना गुड़ बेहतर हुआ और चीनी, शर्करा? हाँ,
आयुर्वेद में भी शर्करा के कई रूप बताए हैं, जैसे मिश्री जैसी होती है मत्स्यंडिका, फिर खांड खंड और सफेद चीनी सिता। अच्छा। जैसे जैसे ये ज्यादा साफ होती जाती है, उसे बेहतर माना गया है। ये बलवर्धक हैं, कमजोरी चोट में हितकर है, रक्त पित्त वातनाशक हैं और जलन प्यास उल्टी बेहोशी में आराम देती हैं। तो संक्षेप में गन्ने के उत्पादों में शर्करा सबसे अच्छी और राब सबसे निकृष्ट। हाँ, कह सकते हैं। इसी मिठास के संदर्भ में शहद की बात भी कर लेते हैं, मधु। हाँ, मधु ये आंखों के लिए अच्छा है, चक्षुष्यम, शरीर में जमे दोषों को खुरच कर निकालने वाला है, छेदन। छेदन मतलब जो चिपके हुए दोष हैं उनको स्क्रैप करके बाहर निकालता है। ये प्यास, कफ, विष, हिचकी, रक्त पित्त को शांत करता है। ये डायबिटीज यानी मेह, त्वचा रोग यानी कुष्ठ, कृमि, उल्टी, सांस खांसी, दस्त में उपयोगी है। घाव को साफ करने, शोधन, जोड़ने, संधान और भरने, रोपण में मदद करता है। पर इसके कुछ अवगुण भी हैं। हाँ, ये वात बढ़ाता है, वातलम, रूखा है, रूक्ष, और स्वाद में कसैला मीठा होता है, कषाय मधुर रस। शहद के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए? सबसे जरूरी और अनिवार्य नियम, शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। कभी नहीं? कभी नहीं। आयुर्वेद साफ कहता है कि गर्म किया शहद या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा खाया गया शहद या गर्म चीजों के साथ मिलाया गया शहद जहर के समान असर कर सकता है और प्राणघातक भी हो सकता है। उष्णामुष्णार्थम उष्णेच युक्तम चोष्णेर निहंति तत्। इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आजकल लोग पूछते हैं। आयुर्वेद का तर्क है कि मधुमक्खियां कई तरह के फूलों का रस लेती हैं, जिनमें कुछ विषैले भी हो सकते हैं। अच्छा। सामान्य शहद में ये नुकसान नहीं करते, पर गर्म करने पर उनका जहरीला प्रभाव सक्रिय हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? सिर्फ एक अपवाद बताया है, उल्टी कराने यानी वमन या एनीमा, निरूह बस्ती में गर्म शहद दिया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि माना जाता है कि वो बिना पचे ही जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जानकारी तो वाकई जान बचा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेलों की दुनिया में। तेल वर्ग, इसमें वसा, मज्जा और मेदस भी शामिल हैं। जी, तेल वर्ग। तेलों के बारे में आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सरल है। तेल में वही गुण होते हैं जो उसके स्रोत में होते हैं, उसकी योनि में, मतलब जिस चीज से वो निकाला गया है। और सभी तेलों में मुख्य है तिल का तेल, तैलम मुख्यम। तिल के तेल की क्या खासियत है? ये तो बहुत आम है। हाँ, तिल का तेल तेज असर वाला है, तीक्ष्ण, शरीर में जल्दी फैलता है, व्यवाय। त्वचा के लिए अगर ज्यादा सेवन करें तो अहितकर है, आंखों के लिए भी अहितकर बताया गया है। अच्छा। सूक्ष्म, स्रोतों में घुसने वाला है, सूक्ष्म। तासीर में गर्म है, उष्ण, पर कफ नहीं बढ़ाता। इसकी एक अनोखी बात भी बताई है शायद। हाँ, कि ये दुबले को मोटा और मोटे को दुबला करने में मदद कर सकता है। ये कैसे? ये उसकी विशेष प्रकृति है। ये मल को बांधता है, कृमिनाशक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घी की तरह ही संस्कार द्वारा, मतलब औषधियों के साथ पकाकर, ये सर्वरोगनाशक बन सकता है। संस्कारात सर्वरोगजित। अरंडी का तेल, एरंड तेल भी काफी इस्तेमाल होता है, खासकर पेट साफ करने के लिए। हाँ, ये स्वाद में कड़वा, कसैला, मीठा होता है, दस्तावर है सर, और भारी है गुरु। ये किन रोगों में काम आता है? ये हर्निया या हाइड्रोसील, वर्धमा, पेट की गांठ, गुल्म, वात कफ के रोगों, पेट दर्द, पुराने बुखार और कमर पीठ पेट के दर्द और सूजन में उपयोगी है। और सरसों का तेल जो हम रोज खाते हैं? सरसों का तेल स्वाद में तीखा है, कटु, गर्म है, उष्ण, तेज है, तीक्ष्ण, कफ, शुक्र और वात को कम करता है, हल्का है, पर पित्त और खून को बढ़ाने वाला है। अच्छा। ये त्वचा पर चकत्ते, कोट, कुष्ठ, बवासीर, घाव और कृमि में उपयोगी है। इसी तरह बहेड़े, नीम, अलसी, कुसुम के तेलों के भी गुण बताए हैं। हाँ, जैसे बहेड़े का तेल बालों के लिए अच्छा, किशम, नीम का तेल कृमि कुष्ठनाशक, अलसी और कुसुम का तेल गर्म और त्वचा रोगों में सावधानी से प्रयोग करने योग्य है। और इसी वर्ग में वसा, मज्जा, मेदस, मतलब फैट, मैरो। हाँ, जानवरों से मिलने वाली चिकनाई, वसा, फैट, मज्जा, बोन मैरो और मेदस, एडिपोज टिश्यू, ये आमतौर पर वात कम करते हैं, बल, पित्त, कफ बढ़ाते हैं और जिस जानवर से मिले हैं उसके मांस जैसे गुण रखते हैं। तेलों के बाद अब एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जिसके बारे में आयुर्वेद में पढ़ना शायद कुछ लोगों को
हैरान करे। हाँ, मध्य वर्ग यानी फर्मेंटेड या किण्वित पेय, और इसमें मूत्र का भी वर्णन है। जी। आयुर्वेद में मदिरा मतलब अल्कोहलिक बेवरेजेस का जिक्र क्यों है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, पर आयुर्वेद जीवन के हर पहलू को देखता है और हर पदार्थ के गुण दोष बताता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, तो मद्य के सामान्य गुण क्या बताए हैं? मद्य के सामान्य गुण हैं भूख बढ़ाने वाला, दीपन, स्वाद बढ़ाने वाला, रोचन, तेज असर वाला, तीक्ष्ण, गरम, उष्ण, संतुष्टि और पोषण देने वाला। कई स्वाद वाला होता है, मीठा, कड़वा, तीखा, कसेला, पर पचने पर खट्टा हो जाता है। आवाज, सेहत, प्रतिभा, रंगत निखारने वाला बताया गया है। हल्का है और वात कफ को कम करता है। नींद के लिए भी कुछ कहा है? हाँ, ये नींद ना आने और ज्यादा नींद आने दोनों में मदद कर सकता है, दोष के अनुसार, पर पित्त और खून को खराब करता है। लेकिन यहाँ सावधानी सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल, यही मध्य वर्ग का केंद्रीय संदेश है। आयुर्वेद कहता है युक्त्यापीतम विश्वधन्यता। युक्त्यापीतम विश्वधन्यता मतलब अगर युक्ति से, सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर पिया जाए तो ये अमृत जैसा फायदा दे सकता है, वरना ये जहर है। और नया और पुराना मद्य? नया मद्य भारी होता है और दोष बढ़ाने वाला, जबकि पुराना जीर्ण वो हल्का और दोष कम करने वाला होता है। और इसे कब नहीं लेना चाहिए? इसे गर्म उपचार के साथ, पेट साफ करने के तुरंत बाद या भूखे पेट कभी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में कई तरह के मद्य बताए गए हैं, अलग अलग चीजों से बने। हाँ, उनके स्रोत और बनाने की विधि के आधार पर, जैसे सुरा जो अनाट से बनती है, वारुणी खजूर वगैरह से, अरिष्ट माने जाते हैं, अनेक रोगों में उपयोगी हैं। फिर मार्दविक है अंगूर से, खरजूर खजूर से, शारकर शक्कर से, गौड़ गुड़ से, सीधू गन्ने के रस से, मधवासव शहद से। अच्छा, सबके अपने अपने विशिष्ट गुण और उपयोग हैं। यहाँ उद्देश्य लिस्ट गिनाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि आयुर्वेद ने इन्हें भी उनके प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत किया है। सिरका, शुक्त और कांजी धान्याम्ल भी इसी में आते हैं। ये भी फर्मेंटेड होते हैं। हाँ, ये भी फर्मेंटेड हैं। शुक्त जैसे गन्ने का सिरका, ये खून पित्त कफ को ढीला करने वाला है, वात को नीचे ले जाता है, अनुलोमन, गरम तेज रूखा खट्टा, दिल के लिए अच्छा, रुचिकर और पाचक है। और कांजी? कांजी मल को तोड़ने वाली है, भेदन, तेज गरम पित्त बढ़ाने वाली, पर छूने में ठंडी, थकान मिटाती है, भूख बढ़ाती है, पेट दर्द बस्तिशूल और वात कफ नाशक है। ये एनीमा निरोह बस्ती के लिए उत्तम है। जौ से बने सोवीरक और तुशोदक भी ऐसे ही है। हाँ, उनके भी समान गुण बताए हैं। और अंत में मूत्र का वर्णन क्यों? ये तो बहुत अजीब लगता है। देखिए, ये केवल औषधीय प्रयोग के लिए बताया गया है। अच्छा, दवा की तरह? हाँ, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधे, इन सब के मूत्र के गुण बताए गए हैं। इनके सामान्य गुण क्या है? सामान्यतः ये पित्त बढ़ाने वाले, रूखे, तेज, गरम, स्वाद में कड़वे और नमकीन होते हैं। और ये किन रोगों में काम आते हैं? ये कृमि, सूजन यानी शोफ, पेट के रोग, पेट फूलना यानी आना, दर्द यानी शूल, खून की कमी यानी पांडु, कफ, वात, गांठ यानी गुल्म, अरुचि, विष, सफेद दाग यानी श्वेत्र, कुष्ठ, बवासीर यानी अर्श। इनको नष्ट करने वाले और पचने में हल्के होते हैं। इनमें से किसी एक को ज्यादा महत्व दिया है? हाँ, गोमूत्र को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी माना गया है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा आयुर्वेद के द्रव्यों की दुनिया में, जल, दूध, गन्ने के उत्पाद, तेल, मद्य और मूत्र तक। हमने देखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की साधारण सी लगने वाली तरल चीजों के कितने गहरे और सूक्ष्म गुण धर्म आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही समझ लिए थे। बिल्कुल, सार यही है कि हर चीज में गुण भी हैं और दोष भी। महत्वपूर्ण है उनकी सही पहचान। हाँ। और उनका युक्तिपूर्वक प्रयोग। मतलब किस व्यक्ति के लिए, किस अवस्था में, किस मौसम में, कितनी मात्रा में, किस चीज के साथ, ये सब मायने रखता है। यही विवेकपूर्ण प्रयोग आयुर्वेद सिखाता है। जी हाँ। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? आज की बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद यही कि हम जो कुछ भी अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो ठोस हो या तरल, उसका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर होता है। सिर्फ पेट भरना या प्यास बुझाना काफी नहीं है, सही चुनाव करना जरूरी है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अच्छा।
हमने सुना कि घी या तेल संस्कार से मतलब एक विशेष प्रक्रिया से गुजरकर रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति पा लेते हैं। हाँ, संस्कारात सर्वरोगजित। तो क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे संस्कार या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, चाहे वो हमारे विचारों के हों, हमारी आदतों के हों या हमारे रिश्तों के, जो साधारण चीजों को हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दे? सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा विचार है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।